तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.1 और 3.1 का हम लोग सभी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। ये बताना है, ठीक है। सरल आकृतियां, बंद आकृतियां, ये समझाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे हल। सरल एवं बंद आकृतियां वे आकृतियां होती है जो एक दूसरे को काटती नहीं है और साथ ही वे पूरी तरह से सभी से बंद होती है, सभी सभी तरफ से बंद होती है एवं सभी रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाया गया है, यह एक त्रिभुज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखिए ये ये सरल आकृतियां हैं और सरल आकृतियां में ये जो है ना, सभी जो भुजाएं हैं, ठीक है, या फिर सभी जो रेखाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई है। इसको हम कहते हैं त्रिभुज। ये हो गया हमारा आयत, ये हो गया वृत्त, इसमें भी देखिए आपस में आकर के मिली हुई है लेकिन काटती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन बंद है, पर सरल नहीं है, कौन सी खुली हुई है, मतलब कौन सरल है, कौन खुली खुली सी है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृतियां हैं, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 आकृतियां दी गई है और इसके बारे में बताना है कि कौन उत्तल है, कौन अवतल है, कौन बंद आकृति है और कौन खुली हुई आकृति है, ठीक है। तो पहला नंबर में जो है ना वो दिया गया है पंचभुज। दूसरा नंबर में दिया गया है खुली आकृतियां। देखिए यहाँ पर जो है ना, थोड़ी सी आपको ऐड करके दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इरेज, यहाँ पे जो है ना ये पूरी तरह से बंद नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से बंद नहीं है। यहाँ पे यह आकृतियां खुली हुई है, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से बंद नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये बुक में आपको दिया गया है, क्योंकि देखिए बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे कुछ ऐसे करके, यहाँ खींच करके कुछ इस तरह से ऐसी आकृति आपका बनी हुई है। तो इस टाइप से आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो ये है खुली आकृतियाँ, ठीक है। ये जो है ना ये आपका है खुली आकृतियाँ तो है, ये भी खुली आकृति, देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, ये खुली आकृतियाँ है। और ये जो आकृतियाँ ना वो है अवतल आकृतियाँ, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि उत्तल अवतल कौन है, ठीक है, ये बताना है। सरल कौन है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे इसमें, एक एक करके बारी बारी से इसमें लिखेंगे कौन सी सरल है, कौन सी उत्तल है, ठीक है। तो जो हमारा पंचभुज दिया गया है ना, यह एक बंद आकृति है। क्या है? बंद। तो यहाँ लिखेंगे बंद। बंद है ना चारों तरफ से, तो यह बंद है। बंद और सरल भी है तो लिखेंगे सरल। बंद कोमा सरल। और ये उत्तल है। क्या है? उत्तल है तो लिखेंगे उत्तल। उत्तल, उत्तल आकृति है, आकृति है, ये लिख देंगे यहाँ पे। ये क्या है? बंद भी है, सरल भी है, उत्तल भी है और आकृति, ठीक है। तो लिख दिए बंद कोमा सरल कोमा उत्तल आकृति है। ये कौन नंबर? 1 नंबर। अब आते हैं दूसरे नंबर में। तो दूसरा नंबर जो आकृति है ना, ठीक है, वो सरल तो है लेकिन खुली हुई आकृति है। तो लिखेंगे सरल। सरल मतलब सीधा सीधा लाइन खींचा गया है। सरल कोमा खुली, लिखेंगे खुली आकृति। आकृति है इस तरह से, ठीक है। बंद भी है और खुली आकृतियां भी है, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। अगला देखिए, अगला तो खुली आकृतियां तो है ही, ठीक है, खुली आकृतियां तो है, लेकिन यह जो है ना एक अवतल आकृतियां है। क्या है? अवतल। तो यहाँ पे लिख लेंगे अवतल। अवतल, अवतल आकृतियां, आकृति, ठीक है, आकृति है। उसी तरह से यह खुली आकृति तो है, अवतल भी आकृति है। उसके बाद ये अवतल आकृतियां तो है, साथ ही साथ यह बंद भी आकृतियां है। क्या है? बंद आकृति है तो लिखेंगे बंद। बंद आकृति
बंद आकृति। बंद होने के साथ साथ, बंद होने के साथ साथ यह कठिन भी है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, तो यहाँ लिखेंगे कठिन, कठिन, ठीक है, आकृति। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जी। देखेंगे, कह रहा है नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए तथा प्रत्येक सभी संभावित विकर्ण खींचिए और विकर्ण की संख्या कितनी है। ठीक है, ये जो आकृति जो है ना, ये आकृति, ये आपको इस टाइप से नहीं दिया गया है। चलिए आपको बना करके दिखाते हैं आपके बुक में कैसा होगा। ठीक है, और इसमें विकर्ण क्या होता है यहाँ बनाते हैं जी आपके सामने। कुछ इस टाइप से आपका आकृति जो है वह दिया होगा बुक में आपके। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप से आपका आकृति दिया गया है और नाम दिया गया ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि विकर्णों की संख्या कितनी है और इसमें विकर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, ये विकर्ण हम लोग को इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विकर्ण इसमें खींचेंगे। ठीक है, बारी बारी से। तो देखिए यहाँ से ला करके इसको मिला देंगे, यह एक विकर्ण हो गया। फिर इसको ला करके इससे मिला देंगे, यह एक विकर्ण हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से लेकर के सीधा लाइन खींच करके इसको मिला देंगे, यह भी एक विकर्ण हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से ला करके इसको मिलाएंगे, यह भी एक विकर्ण हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से लेकर के इसको ला करके मिला देंगे, ये भी एक विकर्ण हो गया। अब काउंट कीजिए तो इसमें विकर्ण की संख्या कितनी हुई। तो देखिए एक, दो, एक या तीन या चार या पाँच, पाँच हुआ। ठीक है, अभी एक और विकर्ण इसमें खींचा जा सकता है। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 6 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक खींच सकते हैं, ये 7 हो जाएगा। उसी तरह से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक एक विकर्ण खींचा जा सकता है, ये 8 हो गया। उसी तरह से इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक खींचा गया, ये 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप विकर्ण टोटल खींच सकते हैं। तो टोटल विकर्णों की संख्या कितनी है जी? तो विकर्णों की संख्या इसमें हो गई 9। अभी खींचे हैं कितना? 9। तो लिखेंगे विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या अभी हम लोग कितना खींचे हैं जी? 9। तो लिखेंगे 9। ठीक है, ये हो गया। अब बोला गया है कि यह कौन सा भुज है, क्या बोला है इसमें? हाँ, कौन सा बहुभुज है, सॉरी, कौन सा बहुभुज है। तो बहुभुज पूछा है ना। ठीक है, तो बहुभुज कहने का मतलब क्या, जितनी भुजाएं होती हैं उतना भुज होता है। तो देखिए यह एक भुजा, दो, तीन, चार, पाँच, छः, कितना भुज हुआ? 6। तो लिखेंगे यह बहुभुज है वो षष्ठभुज है। ठीक है, लिखेंगे यह षष्ठभुज, यह षष्ठभुज है। इस तरह से, यानी कि इसमें 6 भुजाएं हैं टोटल, तो यह क्या कहलाएगी? षष्ठभुज कहलाएगी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे के चित्रों में कुछ कारें खड़ी हैं, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज के अभ्यंतर में है और कितनी बहिर्भाग में है, ये इसमें बताना है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग बेसिक क्लास नहीं किए हैं तो जाकर के बेसिक में देख लीजिए, इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें आपको बताया गया है कि अभ्यंतर क्या होता है और बहिर्भाग क्या होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसमें भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि बहिर्भाग और अभ्यंतर, ये बताना है कि अभ्यंतर में कितनी कारें हैं और बहिर्भाग में कितनी कारें हैं। ठीक है, यही इसमें बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बहिर्भाग किसको कहते हैं, अभ्यंतर किसको कहते हैं। तो अभ्यंतर कहने का मतलब होता है अंदर कार, यानी कि इस खंड के अंदर कितनी है, और बहिर्भाग मतलब होता है इस खंड के बाहर कितनी है। ये पता चल गया। ठीक है, तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंदर पहले देखेंगे। अंदर देखिए कितनी कारें हैं जी, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कारें हैं।
तो लिखेंगे अभ्यंतर में 5 कार्य हैं। लिखेंगे अभ्यंतर में 5 कार्य हैं, ये लिख देंगे। ठीक है, उसका पूछा गया है कि बहिर्भाग में कितनी कारें हैं, तो बाहर कितने कारें हैं जी, इस आयताकार मैदान के बाहर कितनी कारें हैं, देखिए 1 2 3, कितनी कारें हैं, 3। तो लिखेंगे बहिर्भाग में, लिखेंगे बहिर्भाग में 3 कारें हैं, 3 कारें हैं, इस तरह से लिखेंगे। चलिए अब इसको नोट कर सकते हैं। देखिए लिखेंगे अभ्यंतर भाग में 5 कारें हैं और बहिर्भाग में 3 कारें हैं। ठीक है, जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न है 5 नंबर। चलिए, तो 5 नंबर में दिया गया है, नीचे के 2 कलमों में एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसकी भुजाओं की संख्या दी गई है। बहुभुज के नाम को उसकी भुजाओं की संख्या से मिलान कीजिए, यानी कि इसमें करना है, मिलान करना है। ठीक है, देखिए कैसे मिलान करेंगे जी हम लोग। यहाँ पे दिया है त्रिभुज में 7, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 7 जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है पंचभुज में 9, पंचभुज के सामने लिखेंगे 9। तो यहाँ सप्तभुज के सामने, ये सप्तभुज यहाँ पे है, सप्तभुज के सामने दिया है 3। उसी तरह से यहाँ दिया गया है नौभुज के सामने दिया है आपका 6, तो नौभुज के सामने यहाँ लिखेंगे 6। उसी तरह से यहाँ षष्ठभुज में 5 दिया है, 5। कुछ इस तरह से आंकड़ा हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको हल, इसमें मिलान करनी है। ठीक है, इसको कैसे मिलान करेंगे, यानी कि इस आंकड़े को देख करके, इस आंकड़े को देख करके, ठीक है, हमने एक सूची तैयार किया है और इसको अब मिलान करेंगे। तो इस तरह से मिलान करने से आपको आसानी हो जाएगी। तो पहले नंबर में त्रिभुज था, त्रिभुज लिख लिए। दूसरे नंबर पंचभुज था, पंचभुज। उसके बाद सप्तभुज तो सप्तभुज। उसके बाद षष्ठभुज आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखिए यहाँ पे षष्ठभुज लिख दिया गया, आप इसको पहले लिखिए बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मिलान ही करना था। ठीक है, लास्ट में आपका यहाँ पे है नौभुज, हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद सप्तभुज है, एक केवल यह जो है ना वो लास्ट में लिख, यहाँ पे पहले लिख दिया गया है। ठीक है, सी नंबर में। तो इसके लिए कोई दिक्कत की बातें नहीं है, आप आगे पीछे भी इसको लिख सकते हैं। अब बोला गया कि इसमें मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान कैसे करेंगे, त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है 3, तो इसको 3 से मिला देंगे, यहाँ है 3। उस तरह से पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 5, तो इसको ला करके मिला देंगे इससे। ठीक है, उसी तरह से षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 6 होती है, तो इसको ला करके मिला देंगे इससे। ठीक है, सप्तभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 7 होती है, तो इसको 7 से मिला देंगे। और नौभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है 9, तो इसको 9 से ला करके मिला देंगे। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे 6 नंबर पे। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। यानी कि उसमें भुजाओं की संख्या बतानी है कि यदि अगर 540 डिग्री का यदि कोण है, अंदर का कोणों का जो योग है वो 540 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी और कौन सा बहुभुज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना भुजाओं की संख्या हो जाएगी 5। कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यह पंचभुज होगा। क्या होगा, पंचभुज। तो लिखेंगे यहाँ पे भुजाओं की संख्या, हल में भुजाओं या फिर भुजाएं 5 होगी। कितनी होगी, 5 होगी। और इसको हम क्या कहेंगे, तो इसका नाम भुजा, अगर जिसकी भुजा 5 होती है उसको क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे पंचभुज, पंचभुज। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है जी। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। एक समबाहुभुज है और जिसकी कितनी भुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। उसके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, प्रत्येक बाहरी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तथा प्रत्येक अंतःकोणों कितने माप का होगा, ये बताना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। बाहर की कोणों का माप निकालना है और अंदर का कोणों की माप भी निकालना है। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि एक समबाहुभुज है जिसकी भुजाएं कितनी है, 8 है। ठीक है, इस तरह से चलिए लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे हम लोग हल। तो एक फॉर्मूला होता है, यानी कि बहुभुज के कोणों की माप कितनी होती है, समबाहुभुज, जो समबाहुभुज होते हैं उन कोणों की माप होती है 360। कितनी होती है, 360। तो यहाँ लिखेंगे एन थीटा। क्या लिखेंगे, एन थीटा। तो एन थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन थीटा यानी कि हम नंबर ऑफ टर्म ले रहे हैं, कितने उसमें बहुभुज हैं। ठीक है, तो बोला गया है कोई भी बहुभुज होता है वह 360 डिग्री का अंदर का कोण वह बनाता है। तो लिखेंगे 360। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एन इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 360 बटा एन लिख सकते हैं। ठीक है, और एन क्या है, तो एन जो है ना वो भुजाओं की संख्या मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, भुजाओं की संख्या। तो बोला कि एक समबाहुभुज तो है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, इसमें भुजाओं की संख्या है 8। तो क्या करेंगे, एन की जगह पे 8 ला करके रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 360 बटा में आपका 8 हो जाएगा। अब 360 में यदि 8 से भाग दे देंगे तो 360 में 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 45 अट्ठे, हाँ ठीक है, 45 मट में यह कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 45 मट में कट जाएगा, 45 अट्ठे होता है 360। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का मान आपका आ गया 45 डिग्री, यानी कि अंदर का कोणों का जो मान आ गया वो कितना आया, 45 डिग्री। तो लिखेंगे अंतःकोण। क्या लिखेंगे, अंतःकोण। अंतःकोण जो होगा वो होगा 45 डिग्री का। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है बाहर कोणों की माप, यानी कि बाहरी जो कोण है उसकी माप निकालनी है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक बाह्य कोणों की माप, कोणों की माप निकालनी है। अब क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप होती है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से 45 को हम कर देंगे माइनस। ठीक है, 45 कर देंगे माइनस, तो 180 में से यदि 45 को माइनस किया जाए तो ये आएगा आपका 135। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग निकालिए अंतःकोणों का माप और बाह्य कोणों का माप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।